मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगी? क्यों सेम 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 रहेगी? ठीक है, आप कैसा पार्ट बना रहे हो, कैसा कंपोनेंट, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो मटेरियल कौन सा है उस पर डिपेंड है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये कंपोनेंट के शेप पे, उसके साइज पे, उस चीज पे डिपेंड करती है। ठीक, कई सारी चीजें हैं तो सबके लिए ई की वैल्यू क्या रहेगी? ई विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट। ऐसे जी की बात करो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करो, अगर सेम मटेरियल है तो सबके लिए जी की वैल्यू क्या रहेगी? दैट विल बी सेम। अलग अलग मटेरियल के लिए ई की वैल्यू अलग अलग होती है। समझ में आया? कंपोजिट बार वगैरह की प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगी, अभी हम करेंगे, ट्यूटोरियल में कराऊंगा। कंपोजिट बार जैसे उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट कॉपर का बना हुआ, कुछ अल्युमिनियम का बना हुआ, कुछ स्टील का बना हुआ, मिला के जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ा या पैरेलल जोड़ा। इस ढंग की प्रॉब्लम अगर कंपटीशन वगैरह की थोड़ी तैयारी की होगी किसी ने, आईआईटी वगैरह की, तो इस ढंग की प्रॉब्लम हो सकता है, उससे आप इनकाउंटर आपका होगे। ठीक, तो सीरीज इसमें क्या होता है, कंपोजिट बार वगैरह केस में, जैसे रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही पैरेलल में क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R टाइप की चीज ना। लेकिन यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ भी वैसे ही चलता है, उसी उसका लेकिन उल्टा चलता है। यहाँ सीरीज में जोड़ेंगे तो खैर जब प्रॉब्लम करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे चलेगा। उसी के जैसे सिमिलर इसमें पैटर्न आता है, तो मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है, तो तुमको याद करने में सही रहेगा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बाद आप बात करते हैं किसकी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बाद हम बात करेंगे ये बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ये क्या है? हाँ, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये कैसे बनता है? ये कैसे बनेगा, जब कोई पार्ट या कंपोनेंट है उसको आप क्या करोगे, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आपने क्या किया, हर फेस पे इसके स्ट्रेस लग रहा है, 6 फेसेज हैं, 6 फेस पे स्ट्रेस लग रहा है। सपोज ये स्ट्रेस क्या है, ये सिग्मा चीज है। ठीक, जब इसको आप किसी लिक्विड या किसी फ्लूइड के अंदर इसको डिप करोगे, डुबोगे पार्शियली या फुल्ली, तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है, तो इसके फेसेज पे बराबर बराबर लगेगा, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जब डिप करेंगे। क्योंकि पानी कोई भी फ्लूइड, कोई भी लिक्विड, हर फेस पे बराबर स्ट्रेस अप्लाई होगा, नॉर्मल स्ट्रेस बराबर आएगा। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, ये नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है, ये दिस सिग्मा एन इज, ये जो सिग्मा एन है, ये सारे सिग्मा एन टाइप की चीज, ये जो सिग्मा एन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू किसके? ईवी। ईवी मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा एन प्रोपोर्शनल टू ईवी। ईवी इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो सिग्मा एन अपॉन ईवी फिर कांस्टेंट, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? वो कांस्टेंट तुम्हारा होता है क्या? वो कांस्टेंट होता है, ये देखो, के इक्वल टू, वही कांस्टेंट होता है के, या बल्क मॉडुलस, जिसको आयतन प्रत्यास्था गुणांक टाइप की चीज आप बोलते हो। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस on each face of a solid tube to volumetric strain denoted by capital K. Bulk modulus is a measure of the resistance of a material to change of volume without changing the shape or form. ठीक है, ये देखो बल्क मॉडुलस। अब इसके बाद क्या होता है, ये 3 कांस्टेंट्स हो गए। इन 3 कांस्टेंट्स के बाद जो है, अब पॉइजन्स रेशियो और इन तीनों कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो चीज बतानी है, रिलेशन बिटवीन ए, ई, के एंड पॉइजन्स रेशियो। ठीक, तो ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन ई, के एंड पॉइजन्स रेशियो म्यू, ये 1/m। तो ई और के बीच क्या रिलेशन होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, कोई तो वो उसके लिए एक क्यूबिकल एलिमेंट आपने ले लिया, एक फेस। अब रुको, इसको जूम करें। वैसे ये बताओ, अगर इसको मैं छोड़ दूं, इसको समझ पाओगे कि नहीं आप? एक बार बच्चों, यस सर।
बच्चे गायब। सर आपकी आवाज कट गई है बीच हम भी में। पढ़ेंगे और अभी सर क्लियर नहीं। अब बता रहे आवाज क्लियर नहीं, मैं क्या करूं, आवाज कैसे क्लियर लाऊं? मैं ये पूछ रहा हूँ सर ये किसी जो भी रिलेशन यहाँ पे एक डिराइव कर रखा है, ये डिराइव कर रखा है, देखो E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, ये वाला रिलेशन, ये अगर मैं पढ़ने को दे दूं तो पढ़ लो, आप रीडिंग करके समझ जाओगे कि नहीं समझोगे? एक्सप्लेन करूं? समझ जाएंगे सर। नहीं आ रहा, समझ लेंगे सर। मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, जब मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही तुम लोग समझ में कैसे आता है? बस बीच में कटती है, हर टाइम नहीं कटती, बीच बीच में कट जाती, फिर पूरी आती, फिर कट जाती, ऐसे होता है। चलो ठीक है, मैनेज करते रहते। बेटा ये क्यूबिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके एक्स वाले फेस, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उस पर स्ट्रेस क्या लगा, सिग्मा एक्स। वाई वाले फेस जो है उस पर सिग्मा वाई, जेड वाले फेस पे सिग्मा जेड लगा। ठीक, तो अब इसमें अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिग्मा एक्स फोर्स लगा, ये स्ट्रेस लगा हुआ है, तो सिग्मा एक्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो मान लो उसकी लंबाई एक्स डायरेक्शन में बढ़ी, तो सिग्मा एक्स ई एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेन इन दी एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन जो एक्स, ये लाइन देखो, ये दिख रही कि नहीं दिख रही है, ये टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, एक्स सिग्मा एक्स जो लग रहा है वो लंबाई बढ़ाएगा, तो क्या है सिग्मा एक्स। अच्छा एक मिनट सुनो, सिग्मा एक्स क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में इसकी साइज को इंक्रीज करेगा। यस सर। ठीक, लेकिन और वाई डायरेक्शन में डायमेंशन को घटाएगा सिग्मा एक्स, पक्का? यस सर। ऐसे सिग्मा वाई क्या करेगा, वाई की तरफ बढ़ाएगा लेकिन एक्स और की तरफ घटाएगा डायमेंशन को। ऐसे सिग्मा जेड क्या करेगा, जेड की तरफ इंक्रीज करेगा लेकिन एक्स और वाई को घटाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी, रिजल्टेंट स्ट्रेन वो क्या होगी, सिग्मा एक्स ने जितना बढ़ाया माइनस सिग्मा वाई ने जितना घटाया एक्स की तरफ, माइनस सिग्मा जेड ने एक्स की तरफ जितना घटाया। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सिग्मा एक्स तो बढ़ाएगा एक्स की तरफ, लेकिन सिग्मा वाई और सिग्मा जेड जो है वो क्या करेंगे, वो एक्स की तरफ घटाएंगे। तो टोटल स्ट्रेन अगर हमको एक्स डायरेक्शन में देखनी है कि रिजल्टेंट स्ट्रेन कितनी होगी, तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स माइनस, दोनों जो घटा रहे हैं वो माइनस करना पड़ेगा, माइनस स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई माइनस स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा जेड। ये समझ में आ रहा है? तो Ex की वैल्यू क्या, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स। ये सिग्मा एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी, सिग्मा एक्स अपॉन ई, जहां पे ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। समझ में आ रहा है? यस सर। सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये देखो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है एक्स की तरफ, लेकिन अब ये देखो ये सिग्मा वाई जो एक्स की तरफ घटाएगा, तो सिग्मा वाई के लिए जो एक्स डायरेक्शन है वो कैसी, कौन सी डायरेक्शन है, सिग्मा वाई या सिग्मा जेड के लिए डायरेक्शन दैट इज लेटरल डायमेंशन, ये लेटरल डायरेक्शन है, नॉर्मल है। तो उस केस में पॉइजन रेशियो का रोल आ जाता है। उस केस में क्या आता है, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या कहता है, पॉइजन रेशियो बराबर किसके होता है, पॉइजन रेशियो म्यू होता है। तो उसको आप क्या लिखो, चाहे म्यू लिखो चाहे 1/m लिखो, या 1/m इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, होता है कि नहीं? क्यों बेटा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल कितनी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वाई की तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी, सिग्मा वाई अपॉन ई, यही तो है। ये देखो सिग्मा वाई की तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी, सिग्मा वाई अपॉन ई, होगी कि नहीं? सिग्मा वाई की वजह से वाई की तरफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी, क्या होगी, सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक, पॉइजन रेशियो या 1/m, म्यू बोलो चाहे 1/m बोलो, म्यू या 1/m इक्वल टू किसके, लेटरल स्ट्रेन।
एक्स की तरफ डेल्टा एक्स अपान एक्स, यही चीज चाहिए हमको कि सिग्मा वाई की वजह से एक्स की तरफ कितना माइनस हो रहा है। तो ये इसको क्या लिखोगे, लेटरल स्ट्रेन कितना होगी 1 अपान एम इंटू ई अपान सिग्मा वाई। ये देखो नहीं कुछ क्या, एक मिनट, लेटरल स्ट्रेन कितना सिग्मा वाई ऊपर रह गए, देखो यहाँ से इस इक्वेशन देखो सिग्मा वाई अपॉन ई सिग्मा वाई अपान ई ये समझ में आया। वाई की सिग्मा वाई की वजह से एक्स की तरफ इतना निगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो ये देखो ये लिखा सिग्मा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई, क्या आएगा सिग्मा वाई अपान एम ई। वैसे ही स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा जेड क्या होगा, सिग्मा जेड अपान ई इंटू 1 अपान एम। ये समझ में आया, ये कहां से आई कहानी। और अब सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा सब बराबर है, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपान ई माइनस सिग्मा वाई अपान एम इंटू ई माइनस सिग्मा, सॉरी सिग्मा अपान एम ई माइनस सिग्मा अपान एम ई। तो सिग्मा एक्स कितना हो गया, सिग्मा अपान ई कॉमन हो गया 1 माइनस 2 बाई एम। 1 माइनस 2 बाई एम को लिख सकते हो 1 अपान एम क्या होता है म्यू होता है, पॉइजन रेशियो। तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू ना 2 म्यू। ऐसे ही सिग्मा वाई निकालें कि वाई की तरफ टोटल स्ट्रेन कितनी आएगी, वाई की तरफ ऐसी आएगी सिग्मा अपान ई, ये भी वैसे ही आएगी सेम आएगी। ऐसे सिग्मा जेड भी निकालोगे तो सेम आएगी। यहाँ पे क्या होगा सिग्मा वाई की तरफ, जब वाई की तरफ टोटल निकालना होगा तो ई वाई क्या आएगा, ई वाई इज इक्वल टू क्या आएगा सिग्मा वाई अपान ई माइनस सिग्मा एक्स अपान एम इंटू ई माइनस सिग्मा जेड अपान एम इंटू ई। तीनों ऐसे बराबर आएंगे। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होती है किसके, सम ऑफ स्ट्रेन्स इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू ईवी की वैल्यू क्या होती है ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। तो एक्स और वाई जेड तीनों में हमने निकाल ली स्ट्रेन कितनी कितनी हो रही है, इनको सम कर दो तो हमको क्या मिल जाएगी ईवी मिल जाएगी। तो ईवी की वैल्यू क्या हो गई, ये देखो ईवी इक्वल टू 3 बार वही चीज आएगी 3 सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 अपान म्यू या 2 अपान एम मींस ईवी इक्वल टू 3 सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू। या बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है के इक्वल टू सिग्मा अपान ईवी। ये देखो सिग्मा अपान ईवी, तो सिग्मा अपान ईवी को हम लिख दें के यहाँ पे इस जगह पे इस रिलेशन से। तो सिग्मा अपान ईवी इक्वल टू के, तो के इक्वल टू निकालोगे तो ये निकल के आएगा E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 अपान एम या E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये रिलेशन है, यही रिलेशन है E और K और पॉइजन रेशियो के बीच। ये रिलेशन जो है तुम्हारा ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल वालों को ज्यादा पता होना चाहिए। E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अगर कहीं पे किसी मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू बोल दिया म्यू 0.3, ठीक, और उस मटेरियल के लिए बोल दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई की वैल्यू कुछ दे दी और आपसे कहा कि आप ये बताइए के कितना होगा उस मटेरियल के लिए, बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके पास क्या रिलेशन है E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, या k दे रखा है E दे रखा और पॉइजन रेशियो पूछ ले तो निकाल सकते हो आप। कोई भी दो चीज गिवन है और एक चीज नहीं पता है निकालनी है तो आप इस वाली इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो। इसको एक बार पढ़ लेना, कुछ और दिक्कत हो तो हमसे कल लैब में पूछ सकते हो जो लोग आएंगे, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही बेटा ऐसे ही फिर रिलेशन होता है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन ई जी एंड पॉइजन रेशियो। अभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस के बीच ये रिलेशन देखा हमने क्या होता है, ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो में क्या होता है। तो ये यहाँ पे इसका जो है क्यूबिक एलिमेंट ऐसे ले रखा, तो यहाँ पे क्या करोगे जी निकालना, तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस टाइप की चीज आएगी। तो शियर स्ट्रेस के लिए कंपोनेंट ऐसा ले रखा है, ये फाई शियर स्ट्रेन है, तो कैसे डिस्टॉर्शन हो रहा है क्या हो रहा है करते करते इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो पढ़ोगे तो ये जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये ई और इसकी जो वैल्यू आती है ई और जी के बीच जो रिलेशन आता है
वो रिलेशन आता है क्या, E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। देखो E और K में जो आया है पढ़ लीजिए, कहीं पे कोई डाउट हो तो हमसे आप क्लास में पूछ लेना या बताना तो एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इसमें E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू किसके बीच रिलेशन हो गया, E K और म्यू के बीच ऊपर निकाला, और E और G के बीच क्या रिलेशन हो गया, E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। अब अगर कहते हैं कि तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा E के G में, तो आप क्या करोगे, किसी एक की वैल्यू K की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दो, नहीं K की नहीं, E की वैल्यू उठा के, सॉरी म्यू की वैल्यू एक जगह से निकालनी पड़ेगी और वहां रखनी पड़ेगी, तब तीनों रिलेशन आएगा। तो कहीं एक से म्यू की वैल्यू निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में रख दो। अब म्यू यहां से निकाल लो तो इसमें रख दो, या यहां से म्यू निकाल के इसमें रख दो, तो E के G में रिलेशन जो निकल के आएगा वो वैल्यू निकल के आती है E इक्वल टू 9kg अपान 3K प्लस G। ये देखो E इक्वल टू, ये इक्वेशन आ रही E इक्वल टू 9kg अपान 3K प्लस G। ये तीनों इलास्टिक कांस्टेंट जो E, K और G होते हैं उनके बीच का रिलेशन है, इन तीनों के बीच। उसके लिए क्या किया, म्यू की वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरी वाली इक्वेशन में रख दिया। E की वैल्यू देखो 2G1 प्लस म्यू इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, म्यू की वैल्यू टू एलिमिनेट 1 बाई m या म्यू, ये एलिमिनेट करने के बाद आपको ये मिलेगा। ये तीन इक्वेशंस आपको मिली, E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू, आपके पास तीन इक्वेशन निकल के आए इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में। एक तो मिल गया E इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू, और एक मिल गया क्या, एक मिला E इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, और ये अगर दो पता है तो तीनों में वो बाकी निकल ही जाएगा। E इक्वल टू 9kg, उसको जो उसकी जरूरत नहीं, तीसरे वाले को रखने की जरूरत नहीं है, वो आप E इक्वल टू 9kg अपान 3K प्लस G ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच का ये रिलेशन है। एक मिनट, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे किया क्या है मैं बता दे रहा हूँ एक बार जल्दी से। ये देखो एक फेस ले रखा है, इसमें क्या किया, शियर स्ट्रेस टाउ इंड्यूस हो रहा है, तो डायगोनल्स में देख रहे हैं कितना आ रहा है, द ब्लॉक स्टार्ट्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन ABCD AB, ये D वाला D डैश पे चला गया, C वाला पॉइंट C डैश पे चला गया या फ्लोट लगाने पे, तब इसमें शियर स्ट्रेस क्या डेवलप हुआ, टाउ, टाउ डेवलप हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन डायगोनल AC, जो इसका डायगोनल AC है ये वाला, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन्होंने निकाली है, तो उसकी वैल्यू क्या है, AC डैश माइनस AC अपान AC, मतलब AC में कितना चेंज आया है अपान AC, उसको ये उससे सॉल्व किए तो ये आया। उसके बाद फिर एंगल ACB निकाला, यहाँ से 5/2 फाइव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू ये यहाँ से, और जब ये वैल्यू जो अगर पुट करोगे करके ये बटा इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू टाइप की चीज क्या आएगी देख लेना एक बार। तो ये हो गया, ठीक, ये हो गया इलास्टिक कांस्टेंट्स और म्यू के बीच क्या रिलेशन होता है। सर PDF सेंड कर दीजिएगा। सर नोट्स भेज दीजिएगा आज। अभी अपलोड कर दूंगा आज, ये तो वाले सर नोट्स जो है गूगल क्लासरूम में अभी अपलोड कर दूंगा। हाँ बेटा, सर कल पैरेललोग्राम का एक्सपेरिमेंट है तो उसमें ड्राफ्टर लाना जरूरी है। मिनी ड्राफ्टर क्या पूछ रही है? ये सर मिनी ड्राफ्टर लानी है कल के एक्सपेरिमेंट के लिए। यार बड़ा सा एक प्रोटेक्टर चाहिए, बड़ी सी स्केल चाहिए, मिनी ड्राफ्टर ला पाओ तो अच्छी बात है, कोई जरूरी। मिनी ड्राफ्टर तो लेके तुम वहां आते होगे, क्या नाम है उसमें, ED के लिए। हाँ वो ड्राइंग, जब ड्राइंग वाली क्लास होती होगी यस तो वहां सर। पे जाते होगे ना, यस तो सर। उसको वहां पे लेके जाओ। यहाँ पे एक तुमको बड़ा सा प्रोटेक्टर, अब ये देखो ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्यों बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये दिख रहा यस है? सर। यस तो सर। अगला टॉपिक जो देखो, हाँ दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने
दो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम पहले स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा हम आ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स मींस वो सारे मटेरियल्स जिनका इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग पर्पजेस के लिए जिनका एप्लीकेशन होता है, उनको आप बोलते हो इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को बेसिकली बेटा दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है मेटल्स और दूसरी ये देखो मेटालिक मटेरियल्स या मेटल्स, और नॉन मेटालिक मटेरियल्स या नॉन मेटल्स। दो कैटेगरीज होती है इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। ठीक, आज के टाइम में जो भी चीजें आप बनाते हो किससे बनते हैं सब? जो भी चीजें आपको वॉशिंग मशीन बननी है, तो फ्रिज बननी है, तो टीवी बननी है, तो मोबाइल बनना है, हाउस होल्ड के स्टील के बर्तनों, स्टील से आप क्या करते हो? घर के दुनिया भर के यूटेंसिल्स वगैरह सारे बर्तन बनाते हैं, तमाम टेबल चेयर तमाम चीजें बनाते हो। ये इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जितना बढ़िया आप यूज कर पाओगे, डेवलपमेंट ग्रोथ उतनी ज्यादा मानी जाती है उस नेशन की, उस कंट्री की। जितना ज्यादा इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जितना अच्छा यूज, उस नेशन की ग्रोथ या उसको उतना डेवलप्ड माना जाता है। अब इंजीनियरिंग मटेरियल्स दो कैटेगरीज होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। टाइम तुम्हारा अभी निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब इस पे कल अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो मेटल्स कितने तरह की होती है? बेसिकली दो तरह की होती है, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में जिसमें आयरन मेजर पोर्शन में होता है, नॉन फेरस में जिसमें आयरन के अलावा कोई और चीज मेजर पोर्शन जिसका होता है। ऐसे मेटल्स में क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स।